न्यूक्लियस होते हैं एटम के अंदर, उसके बाहर ऑर्बिट होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को न्यूक्लियन कह सकते हैं। वो चीज जो न्यूक्लियस के इनसाइड में रहता है उसे हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन कहते हैं। इसका मतलब जो एटम होते हैं उसका ये जो नंबर है, मास नंबर, वो p+n हुआ, और यही मास नंबर को आप न्यूक्लियॉन्स के नंबर कह सकते हैं। जितना मास नंबर होगा वही न्यूक्लियॉन्स का नंबर हो जाएगा। बस इंटीजर में होना चाहिए ऐसा। अगर कहीं पर पॉइंट डेसिमल में है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ए जो है वो मास कहलाता है, लेकिन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अनचार्ज होते हैं, जीरो चार्ज। तो जो प्रोटॉन का मोशन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अफेक्टेड होगा, और जो न्यूट्रॉन का मोशन है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोई रोल नहीं रहने वाला। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले बहुत सारे प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। उसी तरीके से बहुत सारे न्यूट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रॉन अपनी मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, मतलब तीनों जो कॉम्बिनेशन है उसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो कि काफ़ी रिलेटिवली वीक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके इम्पैक्ट बहुत कम होते हैं। लेकिन जब प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, जो उसके चार्ज की वजह से होगा। सभी प्रोटॉन एक दूसरे को अपने चार्ज की वजह से, सिमिलर चार्ज की वजह से रिपेल करता है, और उस रिपल्सन का वैल्यू जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन। तो इस सिचुएशंस में इसकी टेंडेंसी होती है न्यूक्लियस से बाहर आ जाने की। तो उस न्यूक्लियस से बाहर नहीं आने के लिए कोई न कोई और फोर्स की ज़रूरत होती है, जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है, और वही फोर्स को कहते हैं कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। तो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा हम लोगों को, जिसे कहेंगे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है। इसका मैग्नीट्यूड प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जितना लगेगा उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, उतना ही न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। ये न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, रिजल्टेंट फोर्स ये नहीं है। अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सभी प्रकार के न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स। ज़्यादातर केस में ये अट्रैक्टिव होता है, बट ये रिपल्सिव भी हो सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचर का फोर्स है ये, यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। बस इसकी प्रॉब्लम है कि ये शॉर्ट रेंज है, मतलब छोटी दूरी तक ही काम करता है ये। ज़्यादा जैसे ये दूरी बढ़ गया, मतलब न्यूक्लियस के बाहर ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो बहुत स्मॉल रेंज तक ये काम करता है, इसीलिए इसे कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है यूनिवर्स में, जितने भी फोर्स है उस सभी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होने का मतलब काफ़ी तेज़ी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर ये शॉर्ट रेंज नहीं होता तो फिर हमारे लिए डेंजरस हो जाता है, क्योंकि फिर कुछ भी चीज़ें यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, सब कुछ आपस में आकर के चिपक जाते हैं। तो उसका मतलब यही मतलब फ़ायदा है कि वो शॉर्ट रेंज है, इसलिए बाहर लगता नहीं, इसलिए बाहर इसके इम्पैक्ट देखे नहीं जाते। अब इस फोर्स की बात करेंगे तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर के होते हैं। अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं एंड रिपल्सिव भी हो सकते हैं, दोनों नेचर होता है इसमें। कब अट्रैक्टिव कब रिपल्सिव होगा? जब दो न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस
अलग अलग बुकों में अलग अलग डेटा है, कहीं पर 0.5 फर्मी दिया हुआ है, कहीं पर 0.7 फर्मी, कहीं पर 0.8 फर्मी। आप एक ध्यान रख लेने की 0.5 0.6 के आसपास जो भी फर्मी होगा वहाँ तक दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस लेस देन 0.5 फर्मी, 0.6 फर्मी, 0.8 फर्मी, बुक के हिसाब से डेटा अलग अलग हो जाएगा, इससे कम रहे तो फिर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव है, स्ट्रॉन्ग नेचर का है एंड कैसा है, रिपल्सिव, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। क्योंकि अगर रिपेल नहीं करेगा तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा पास आ जाएंगे प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो फिर न्यूक्लियस तब भी ख़त्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियस को बचाना है तो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ये सब न्यूक्लियस से बाहर भी नहीं जाना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा करीब भी नहीं आना चाहिए, सबके बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस मेंटेन बराबर रहना चाहिए। दूसरा कंडीशंस है, जो ये जो डी है उसकी वैल्यू अगर 1 फर्मी या 1.2 फर्मी, मतलब आप समझिए कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, मैं 1.2 फर्मी ले लेता हूँ, 1.2 फर्मी और 0.5 फर्मी, 0.5 फर्मी से ज़्यादा और 1.2 फर्मी से कम हो तो फिर ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। तब फिर ये कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और अगर डी न्यूक्लियस के बाहर चला जाए, 1.2 फर्मी से बड़ा हो जाए, तो उस सिचुएशंस में ये कमज़ोर हो जाता है, वीक फोर्स हो जाता है एंड अट्रैक्टिव नेचर का ही रहता है, तभी रिपल्सिव नहीं होता, तब रिपल्सिव की ज़रूरत नहीं, नेचर अट्रैक्टिव ही रहेगा लेकिन फोर्स कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तब इसका इफेक्ट लगभग नहीं के बराबर हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए सब कहेंगे शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर हम इसका ग्राफ देखें, न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा होने वाले एनर्जी का कर्व तो ऐसा कुछ दिखता है, यही है 0.5 फर्मी और ये समझिए कि 1.2 फर्मी, यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी नेगेटिव है इसलिए फोर्स अट्रैक्टिव, इसके पहले एनर्जी पॉजिटिव है मतलब फोर्स रिपल्सिव नेचर का है, और इसके बाद एनर्जी नेगेटिव है मतलब फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है लेकिन वैल्यू बहुत कम है। तो इसके बाद वैल्यू बहुत कम है तो वीक अट्रैक्टिव, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव और ये रिपल्सिव और स्ट्रॉन्ग नेचर का फोर्स होगा। ये इसका ग्राफ है, एनर्जी वर्सेस कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस का ग्राफ। इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस हो, सभी का जो साइज होता है वो एक रिलेशंस पे काम करता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो साइज जो है वो R प्रोपोर्शनल टू मास नंबर पे पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ मास नंबर होता है। आइए ना सर, थैंक यू। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक रिलेशन आएगा यहाँ पर R इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3। ये जो है वो साइज रेडियस ऑफ क्या है, एटम या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। जहाँ पर R0 की वैल्यू 1.2 फर्मी, R0 की वैल्यू 1.2 फर्मी, फर्मी बोले तो 10 टू द पावर -15 मीटर, और ए का मतलब मास नंबर। डेंसिटी जब निकालेंगे हम लोग न्यूक्लियस की डेंसिटी, तो एलिमेंट कोई भी हो, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम की जब भी बात करेंगे तो मास का मतलब मास नंबर इंटू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स बाय वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई r क्यूब। तो जैसे ऊपर में बात करेंगे मास, तो एक प्रोटॉन का मास इंटू मास नंबर बाय वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब करेंगे। जैसे इसको क्यूब करेंगे तो R0 का क्यूब हो जाएगा और ये a भी आ जाएगा, तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हर बार ये टर्म कांस्टेंट रहेगा, हर बार ये टर्म कांस्टेंट रहेगा क्योंकि R0 की वैल्यू फिक्स्ड है, 4 पाई और मास ऑफ प्रोटॉन भी फिक्स्ड है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये डाटा आता है, बताओ कितना आता है, 2.3 10 टू द पावर +17 kg पर मीटर क्यूब।
ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है। चाहे वो न्यूक्लियस किसी का भी हो, हाइड्रोजन का हो तब भी यही डेंसिटी रहेगा, यूरेनियम का हो तब भी यही डेंसिटी रहेगा, आयरन हो तब भी यही डेंसिटी रहेगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस फिक्स रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। ये सब कहानी है न्यूक्लियस फोर्स की। तो थोड़ा सा लिखें इस सब के बारे में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर साइज में ही आएगा, साइज ऑफ एटम। जो एटम है वो 10 टू द पावर -15 मीटर के रेंज में होता है, बराबर। कितना रेंज में होता है? 10 टू द पावर, ऐसा नहीं है, साइज ऑफ एटम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर के रेंज में। और अगर इसे सेंटीमीटर में बोलेंगे 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। और साइज ऑफ न्यूक्लियस अगर है वो होता है 10 टू द पावर -15 मीटर, और ऐसे बोलेंगे तो 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। मतलब न्यूक्लियस और एटम के साइज में 10 टू द पावर 5 का फर्क है। एटम जो है 10 टू द पावर 5 टाइम्स 1 लाख गुना बड़ा होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस के। ठीक है, न्यूक्लियस छोटा होता है, कितना छोटा होता है? 1 लाख टाइम्स छोटा होता है, और जो एटम होते हैं 1 लाख टाइम्स बड़े होते हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, चलिए लिखिए अब सभी बातें। लिखाऊं शब्दों में, सभी को अच्छे से पॉइंट बना के लिखें। 1 10 to the power -31 kg, mass of proton 1.0076 mu, mass of neutron 1.008 mu, 1 mu equal to 1.67 10 to the power -27 kg। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट होता क्या है? जब कोई एटम हमारे पास हो मान लो, और इसमें कभी कुछ ऐसा टूट जाए तो उसे क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट, बराबर नहीं? ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, बताओ, बताइए बताइए। अब बोलिए ना, गलत होगा और क्या, सही तो होगा, छोटा तो बता। हाँ, ऐसा है कि इसको तो नहीं बोलते, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब अलग अलग हो, मतलब एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तब वो अपने आप में कोई एटम है नहीं। लेकिन जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को पास में लाया जाए, बहुत पास लाया जाए, इतना पास कि जितना डिस्टेंस न्यूक्लियस के बीच में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, तो वो एटम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हीलियम की बात करेंगे, तो हीलियम एटम का ऐसा है, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो ये जो मास है ये एक्चुअल मास है 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन कितने हैं? 2, और न्यूट्रॉन भी 2। जब 2 प्रोटॉन एक दूसरे के साथ बहुत दूर था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, 2 न्यूट्रॉन भी एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, तब उसे हीलियम नहीं बोल रहे थे। जब इस दोनों को करीब लाया जाए, इस दोनों को भी करीब लाया जाए, सबको, चारों को करीब लाया जाए, एक दूसरे के इतना करीब ला दिया जाए जितना कि न्यूक्लियस के इनसाइड में रहता है, तो जब उतना करीब हम लोग ला देंगे तो उस सिचुएशंस में ये हीलियम एटम बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा उसके न्यूक्लियस में। तो इसमें जो मास यूज्ड हुआ उसे बोलेंगे कैलकुलेटेड मास। वो अगर देखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन मैंने बोला था अभी क्या लेने के लिए, 1.0076। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1.0076 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008। तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.6510 ऐसा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
130 इतना, ये हो गया कैलकुलेटेड मास। तो ये कैलकुलेटेड मास और एक्चुअल मास के बीच में ये वाला जो टर्म है इसका डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसी डिफरेंस को 0.0312 AMU जो है डिफरेंस ऑफ मास, किसके किसके मास, कैलकुलेटेड और एक्चुअल मास के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को कहा जाएगा क्या, मास डिफेक्ट। मतलब जब न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इनफाइनाइट दूरी पे हो तो उस सिचुएशंस में हम उसे एटम नहीं कहेंगे और उस समय में जो उसका मास होता है वो अलग होता है। जब उसे हम लोग एकदम पास ला लें तो पास लाने के प्रोसेस में उसे न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर दें तो एटम तो बन गया। तो जो एटम का एक्चुअल मास है वो हमने जो कैलकुलेट करके लाएंगे उससे थोड़ा सा कम रहेगा हमेशा ही। उस डिफरेंस ऑफ मास को बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट। और ये मास एक्चुअली में गया कहाँ, इस प्रोसेस में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, जो कि इस न्यूक्लियस को बाउंड रखने के लिए जरूरी है, उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे थोड़ा सा इस बात को मास डिफेक्ट के बारे में। इट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड मास and actual mass. It is the difference between calculated mass and actual mass. It is the difference between calculated mass and actual mass of nucleus. ठीक है, नीचे ये फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा एम इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास। या फिर आप इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास नंबर। उसके बाद एक एग्जाम्पल ये हीलियम का लिख देंगे, मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम, ऐसा करके लिखेंगे। होता है ये होता है मास डिफेक्ट जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ न्यूमेरिकली उसी के बराबर। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये एएमयू में आएगा, ये जूल में आएगा। एएमयू को कन्वर्ट करेंगे पहले एसआई सिस्टम में केजी में, फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सब कैलकुलेशंस के बाद ये टर्म आ जाएगा 931.5 इंटू डेल्टा एम। यहाँ पर डेल्टा एम को एएमयू में ही रखना, तो जो टर्म आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा सभी कैलकुलेशंस के बाद। 931.5 डेल्टा एम, डेल्टा एम को एएमयू में रखेंगे, 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ जाएगा उसकी यूनिट क्या आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा बोले तो 10 to the power 9 माइनस 6 प्लस 6। अच्छा, मेगा बोले तो 10 to the power प्लस 6 और 10 to the power 9 का मतलब होता है गीगा। ठीक है, लिख लो। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में लिखेंगे, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which required to break the nucleus. It is the minimum amount of energy which required to break the nucleus is called binding energy. Minimum amount of energy which required to break the nucleus is called binding energy. Binding energy. अगला पॉइंट लिखेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट कन्वर्टेड टू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट कन्वर्टेड टू एनर्जी according to Einstein equations, and this energy is responsible to bind the nucleons inside nucleus.
this energy responsible to bind nucleons inside the nucleus. नीचे ये फॉर्मूला लिख लेंगे। This energy responsible to bind the nucleons inside the nucleus. Inside the nucleus. फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे नीचे बाइंडिंग एनर्जी का। इसी में एक बाइंडिंग एनर्जी में ही अगर मास नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब डेल्टा एम सी स्क्वायर बाय मास नंबर, मतलब हो जाएगा 931.5 इंटू डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय मास नंबर। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इसी से तय होने वाला न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, स्टेबिलिटी इसी से तय होने वाला। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर वो कम होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम होगी। जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाया गया एटॉमिक नंबर के हिसाब से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाया गया तो इस प्रकार के ग्राफ बने। तो सबसे जो हाईएस्ट स्टेबल एलिमेंट है वो है आयरन। इसका है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है ये, बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट नहीं बात बोल रहे, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। जितने भी एलिमेंट हम लोगों के पास है उस सभी एलिमेंट में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस वाला एलिमेंट है वो कौन है? आयरन। ठीक है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके आसपास के एटम भी रिलेटिवली उतना ही स्ट्रांग होते हैं। जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे, चाहे कम की तरफ या ज़्यादा की तरफ, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो नीचे दूसरा पॉइंट लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टॉपिक डालेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, या फिर ऐसा पॉइंट ही बना के लिख देंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिव्स द आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, gives the idea about stability of nucleus. It is highest for iron. It is highest for iron nucleus. It is highest for iron nucleus. नीचे ये फॉर्मूला लिखना है, ये ग्राफ बनाने हैं। टेंडेंसी होती है कि एक दूसरे के साथ फ्यूज करके, मतलब मिल करके बड़ा एलिमेंट में कन्वर्ट करना, उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का फॉर्मेशन करेगा, उसी तरीके से हीलियम किसी और के साथ मिल करके अपने से बड़ा एलिमेंट का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है, ऐसा है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल हीलियम है। मतलब दोनों बात में फ़र्क है। उस साइड में ऐसा है कि वो स्टेबल ही नहीं है, इधर के जो एलिमेंट है वो स्टेबल नहीं है, बट इधर के एलिमेंट सभी स्टेबल है। हाइड्रोजन भी स्टेबल है, हीलियम भी स्टेबल है, लिथियम भी स्टेबल है, सोडियम भी स्टेबल, सब स्टेबल है। बट उससे ज़्यादा स्टेबल हाइयर एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट से ज़्यादा स्टेबल हीलियम है, हीलियम से ज़्यादा स्टेबल लिथियम है। ये थोड़ा सा कर्व यहाँ पर जाकर के जिगजैग जैसा होता है, अपन को उतना ध्यान नहीं रखना। तो जैसे जैसे हाइयर एलिमेंट की तरफ जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और मैक्सिमम होगा आयरन के पास। आयरन के बाद फिर से कम होना चालू होगा, और आयरन के बाद कम इसलिए होना चालू होता है क्योंकि n/p का जो रेशियो है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो बढ़ना चालू हो जाता है। ये वैल्यू जब 1.5 से ज़्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन से जिस एलिमेंट के साथ ऐसा होगा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, हाईली अनस्टेबल हो जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है वो। मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की पहचान ही यही है कि n/p का जो रेशियो है वो 1.5 से ज़्यादा हो। तो n/p का जो रेशियो है 1.5 से ज़्यादा होता है ज़्यादातर केस में, तो उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, और वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये अपने आप को ब्रेक करता है, तोड़ता है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है। ये अपने आप को ब्रेक करता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करता है, ब्रेक इनटू टू स्टेबल न्यूक्लियस,
टू स्टेबल न्यूक्लियस में अपने आप को कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। और ये जो ब्रेक करने का प्रोसेस है उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल निकलता है। कौन कौन निकलता है? अल्फा, बीटा, गामा, ये सब पार्टिकल निकलता है, जिसमें से गामा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन अल्फा और बीटा पार्टिकल्स है जो कि निकलता है। ठीक है, तो आप इसी ग्राफ में दोनों तरफ ये बातें लिखेंगे। टू स्मॉलर एलिमेंट combine to form heavier element. This process is called nuclear fusion. In large amount of energy releases in this process. ओवरऑल ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बट शुरुआत करने के लिए इसको एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। तो शुरुआती दौर में ये इंडोथर्मिक होता है, लेकिन आफ्टर ऑल कंप्लीट रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। इनिशियली ऐसा लिखेंगे, इनिशियली दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड सम एनर्जी, इनिशियली दिस रिएक्शंस रिक्वायर्ड सम एनर्जी। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये नहीं होता है। इनिशियली दिस रिएक्शंस रिक्वायर्ड सम एनर्जी, बट फाइनली इट इज एक्सोथर्मिक। बाद में ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करने वाला है। ये रिएक्शंस सन पे होता है और कोर ऑफ अर्थ में हो सकता है, होता नहीं है। ठीक है, हो सकता है, मतलब अर्थ के कोर में इतना टेम्परेचर है जहां पर कि ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, बट किसी ने करा के अभी देखा नहीं है। तो ऐसा हाइपोथेटिकल बात है कि वहाँ हो सकता है। प्रैक्टिकली ये कहाँ होता है? सन पे होता है। तो इस बात को लिखेंगे, इट इज हैपन एट, मतलब नेचुरली इट हैपन्स एट सन। अच्छा, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन वो हमको कराना पड़ता है, खुद से होता नहीं। मतलब एनर्जी देते हैं तब जाकर के वो रिएक्शन होता है। इसका मतलब कैसा रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस, ये वर्ड भी लिख डालेंगे। न्यूक्लियर जो फ्यूजन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। छोटा सा वर्ड लिख देंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर लिखेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। heavier element having unbalanced n by p ratio, having unbalanced n by p ratio, have tendency to break itself into two stable nucleus, break itself into two stable nucleus, break itself into two stable nucleus, two stable nucleus, two stable nucleus. This phenomena is called nuclear fission, and this phenomena is called nuclear fission. Nuclear fission. Fission, and element is called radioactive element. Element is called radioactive element. अगला पॉइंट लिखेंगे, इन फ्यूजन रिएक्शन, इन फ्यूजन रिएक्शन almost 200 mega electron volt energy releases, almost 200 mega electron volt energy releases. It is exothermic spontaneous first order reaction. It is exothermic spontaneous
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगला पॉइंट इसी में, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स releases in this process। लिख लिए, एक छोटा सा टर्म लिख लेंगे Q वैल्यू। Q वैल्यू ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट साइड का मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट साइड का मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, या फिर रिएक्टेंट साइड का मास डिफेक्ट माइनस प्रोडक्ट साइड का मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं रिएक्टेंट साइड ऑफ मास डिफेक्ट माइनस प्रोडक्ट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये एनर्जी पॉजिटिव हो, जब ये Q वैल्यू पॉजिटिव हो, ऐसा फॉर्मूला लगा करके आपको Q की वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, हाँ कि नहीं? इसका मतलब कम स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल। इसका मतलब इस सिचुएशन में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है और रिएक्टेंट कम स्टेबल है, और वैसे भी कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल की तरफ रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन जो होगा वो फेवरेबल होगा, मतलब ये रिएक्शंस होने वाला है, मतलब रिएक्शंस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। लेकिन अगर कभी ये नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट कम स्टेबल है। तो लो स्टेबल सिचुएशन से हाई स्टेबल सिचुएशंस, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, हाई स्टेबल सिचुएशन से लो स्टेबल सिचुएशन की तरफ रिएक्शंस नॉर्मली नहीं होंगे, तो ये रिएक्शंस नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं होने वाले। तो आपको ये बात पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाए हैं तो पॉजिटिव अगर आया तो इसका मतलब रिएक्शन होगा, और नेगेटिव अगर आया तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बातें पूरी लिख डालें। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ पहला लिथियम, दूसरा हीलियम, तीसरा कार्बन, फोर्थ नाइट्रोजन, फिफ्थ सोडियम, इस सभी का निकालेंगे। क्या क्या निकालना है? डेल्टा एम बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।